गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर बिजनेस स्टडीज में चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम हेनरी फेयोल की जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उनमें से हम फर्स्ट 6 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आइए आज 7th प्रिंसिपल देखते हैं। सेवेंथ प्रिंसिपल है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने यहाँ पर एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया हुआ है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज हैं, ये आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आपने उनको अथॉरिटी दी, रेस्पॉन्सिबल बनाया, उनसे वर्क लिया। तो जैसे आप वर्क ले रहे हैं उनसे आप उनको फेयर रेम्यूनरेशन भी दें, यानी वो जिस रेम्यूनरेशन के लिए एलिजिबल हैं, जितने क्वालिफाइड हैं या ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, तो जिस तरह के भी आपने अपने यहाँ पर वर्कर्स या एम्प्लॉइज अपॉइंट किए हुए हैं, मैं एम्प्लॉइज केवल लोअर लेवल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल लेवल पर भी जो एम्प्लॉइज हैं वो भी, और लोअर लेवल पर या ऑपरेशनल लेवल पर जो भी वर्कर्स हैं वो भी, उनको जैसी वो उनसे आप काम ले रहे हैं और जैसी वो स्किल हैं, जितने स्किल्ड हैं, आपको उसी के हिसाब से उनको फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। अगर आप उनसे ओवर टाइम ले रहे हैं तो ओवर टाइम के जो भी रेट्स है, प्रेस्क्राइब रेट्स हैं और जो भी रूल्स हैं लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उनको रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेक्स्ट आगे जो भी चैप्टर्स हैं उनमें भी ये मिलेगा। स्टूडेंट्स, बात आती है सेंट्रलाइजेशन की, यानी कि जो भी पावर्स हैं, यहाँ डायरेक्ट पावर्स की बात हो रही है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, पहले हम बता दें कि सेंट्रलाइजेशन है क्या। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर्स कुछ ही लोगों के पास में होना, या किसी काम को करने की जो पावर्स हैं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, मतलब कुछ ही लोगों के पास होना। और डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अभी देखिए, अगर हम बात करें कि सेंट्रलाइजेशन ठीक है या डिसेंट्रलाइजेशन, तो अगर हम इनके प्रोज और कॉन्स देखें तो सेंट्रलाइजेशन में पावर्स या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कुछ ही लोगों के पास में है। अभी अगर इमरजेंसी आ जाए और वो लोग अवेलेबल ना हो जिनके पास में अथॉरिटी है, तो हमारे डिसीजंस डिले हो जाएंगे, फर्म को बहुत सारा लॉस हो सकता है। लेकिन बात आती है कि ठीक है कि नहीं, हमको डिसेंट्रलाइज होना चाहिए पावर्स को या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज को, या जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं उनको डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज में प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम डिसिप्लिन की, इनडिसिप्लिन की आ जाती है। यानी कि जैसे ही आपने दूसरे लोगों को पावर्स दी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी, डिसीजन लेने की पावर्स दे दी, तो वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, ये भी ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ना एक बैलेंस बना के चलना होगा। कोई भी फर्म में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पूरी तरह से ना तो सेंट्रलाइज हो और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन हो, एक बैलेंस आपको बनाना है। तो फेयोल का यही कहना था कि ना तो प्योरली वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए पावर्स, और ना ही पावर्स डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि अब जो भी मैसेज कन्वे करें वो एक प्रॉपर वे में मैसेज कन्वे करें। ठीक है, यानी कि एक चेन के थ्रू मैसेज कन्वे करें। ऐसा ना हो कि एक वर्कर सीधा जो टॉप मैनेजमेंट में सीईओज या डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके पास तक मैसेज पहुंचा रहा है। नहीं, ये चैनल ठीक नहीं है। चैनल है कि जो वर्कर्स हैं वो अपने सुपीरियर, जो फोरमैन है, अपनी कोई बात है तो उस तक पहुंचाएं। फोरमैन सुपरवाइजर से बात करे, सुपरवाइजर मैनेजर से बात करे, मैनेजर चीफ मैनेजर से, देन वो टॉप मैनेजमेंट तक वो बात, वर्कर की बात पहुंचनी चाहिए। यानी कोई भी कम्युनिकेशन है वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए। ये है स्केलर चैन का मतलब। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होना है वो प्रॉपर वे में होगा। अब बात आती है कि अगर प्रॉपर वे में होगा और कभी इमरजेंसी आए तो क्या करें? इमरजेंसी केस में आपको गैंग प्लान फॉलो करना होगा। मींस डायरेक्ट बात की जा सकती है जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उससे। कोई भी वर्कर या कोई एम्प्लॉय किसी भी लेवल का डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से
या वो अथॉरिटी जिसको डिसीजन लेना है उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम इतने आसानी से देखिए इस चार्ट से समझ सकते हैं। देखिए ये एक चैनल है ABCDEFLMNOP, यानी कि ये ए है, टॉप मैनेजमेंट में बैठा है, और ये बी, ये सी, ये डी, ई इस लेवल पर है। अगर ई को कोई अपना मैसेज प्रॉपर चैनल से पहुंचाना है तो वो ई डी को इन्फॉर्म करेगा, डी सी को इन्फॉर्म करेगा, सी बी को इन्फॉर्म करेगा, तब वो इन्फॉर्मेशन ए तक पहुंचेगी। ठीक है, फिर मान लीजिए ओ को कम्युनिकेट करना है, फिर ए एल को इन्फॉर्मेशन देगा, एम को देगा, एन को देगा, ओ को देगा, तब जाकर के ई की बात इस चैनल के थ्रू यहां तक पहुंचेगी। लेकिन सिस्टम तो यही है, लेकिन स्केलर चेन में जो गैंग प्लैंक है, अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो ई डायरेक्ट ओ को कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट ऑर्डर, according to the fuels, people and material must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. Students, according to fuel, उनका कहना है कि जो भी काम, डॉक्यूमेंट्स और हमारे वर्कर्स या हो, ये सब चीजें हो, ये एक सिस्टमेटिक वे में हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठाया कहीं भी रख दिया, उससे क्या होगा, जब कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी आपको उस डॉक्यूमेंट की, तो टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाएगा। तो टाइम और एफर्ट्स ये दोनों वेस्ट होंगे। तो उनका कहना है कि जो भी काम करें आप एक प्रॉपर वे में काम करें, एक ऑर्डर से काम करें, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग काम करें। जो जिसका प्लेस है, फिक्स प्लेस है, उसको उसके फिक्स प्लेस पर ही आप रखें या माने, चाहे वो थिंग्स हो या कोई पीपल हो, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो भी आप उसको उसकी जगह पर मान करके चले, वो अपनी जगह पर है और उसको उसकी जगह की महत्व को दें। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी कि सभी चीजों का एक प्लेस है, वो सभी अपनी जगह पर होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑर्डर है स्टूडेंट्स इक्विटी। इक्विटी का मतलब हम यहाँ शेयर से बात नहीं कर रहे हैं, इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी, यानी कि अगर मैनेजर है, मैनेजर के लिए सभी वर्कर्स या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या टॉप मैनेजमेंट है, जो भी है, जिस भी लेवल पे मैनेजर की हम बात कर रहे हैं, उस लेवल पर वो अपने से नीचे वालों को इक्वल आई से देखे, यानी सबको इक्वल समझे, इक्वालिटी। ऐसा नहीं है कि वो बाइस्ड हो जाए या किसी के फेवर की बात करे, किसी के एडवर्स हो जाए, नहीं, सबको एक तरीके से एक ही नजर में देखना है, जिससे कि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी लेवल पर वो अपने आप को इनसिक्योर फील ना करे। ठीक है, तो हमें सबको इक्वलिटी के लेवल पर रखना है, यानी सिंगल आई से हमको देखना है। ये आपको बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। यस, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जब हमारे यहाँ वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं, फर्म के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, फर्म के जितने भी एम हैं, टारगेट्स हैं, कलेक्टिव गोल्स हैं, है ना, इंडिविजुअल गोल्स तो कोई है नहीं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बीइंग। तो अब ह्यूमन बीइंग को जॉब की सिक्योरिटी की भी चिंता है। तो अगर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पैरामीटर पर वो खरे उतर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उनको जॉब में स्टेबिलिटी दें, यानी कि परमानेंट किया जाए। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि उसको ये डर हो हमेशा कि नहीं मुझे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, नहीं, उसको, क्योंकि जब वो फ्री माइंड होगा, उसको चिंता नहीं होगी, जॉब की जाने का डर नहीं होगा, तो वो फ्री माइंड होकर के अच्छे से काम करेगा और भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर वर्कर अच्छा वर्क कर रहे हैं तो उनको परमानेंट किया जाना चाहिए। देन इनिशिएटिव्स, 13th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। स्टूडेंट्स, एक इस तरीके का माहौल एक मैनेजर को बना कर रखना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी वर्कर डरे नहीं, यानी कि अगर मान लीजिए उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, तो वो अपनी स्पेशल नॉलेज या स्किल को वो
दिखाए सबको, यानी कि इनिशिएटिव ले। कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए वर्कर अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं और वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उनके डिसीजंस का वेट कर रहे हैं कि नहीं वही डिसीजन लेंगे, तो उनको इतना फ्री हैंड भी होना चाहिए कि अगर उनके पास कुछ स्पेशल है या वो देखते हैं कोई इमरजेंसी देखते हैं तो वो खुद भी डिसीजन लेकर के, इनिशिएटिव्स लेकर के जो होने वाला अनएक्सपेक्टेड लॉस है उसको, एबनॉर्मल लॉस है उसको वो रिड्यूस कर सकें या उसको कम कर सकें या उसको हटा सकें, उस लॉस को होने से फर्म को बचा सकें। तो इनिशिएटिव के लिए आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे वर्कर्स के बीच में कि वो फ्री माइंड होकर के बिना डरे वो अपनी बात वो कह सकें और काम करने के लिए खुद आगे आ सकें। हो सकता है उनके पास कुछ ऐसी स्पेशल स्किल हो जो फर्म के लिए बेनिफिशियल हो, या ऐसी कोई नॉलेज हो, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो कि उनको वो फर्म के लिए बेनिफिशियल हो। तो जब तक वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे, अपने आप से आगे आकर के वो नहीं बताएंगे और इस तरह का माहौल हम उनको नहीं देंगे, तो वो फर्म उस तरह के बेनिफिट है उनको वो नहीं दे पाएगी। तो ये था स्टूडेंट 13th इनिशिएटिव। नेक्स्ट है एस्पिरिट डी कोर्प्स। एस्पिरिट डी कोर्प्स का मतलब टीम स्पिरिट। देखिए हमने पहले ही बात की है, मैनेजमेंट में कोई भी जो गोल है वो इंडिविजुअल गोल किसी का नहीं है, वो कलेक्टिव गोल्स हैं, ठीक है, ग्रुप गोल्स हैं। और जहां ग्रुप की बात होगी वहां टीम स्पिरिट की बात होगी। टीम में देखिए कोई भी एक चेन तभी स्ट्रांग होगी जब उसकी सारी जो लिंक है वो सभी स्ट्रांग होंगे, यानी कि एक टीम में मिलकर के काम करेंगे तभी एक चेन कंप्लीट हो सकती है। यदि एक भी चेन का एक भी लिंक, किसी भी चेन का एक भी लिंक वीक है तो वो चेन किसी काम की नहीं है। ऐसे ही एस्पिरिट डी कोर्प्स में जो भी गोल्स हैं हमारे वो कलेक्टिव गोल्स हैं, ठीक है, और हमको टीम के साथ मिलकर के काम करना। टीम का एक मेंबर भी अगर वीक है और वो अपने पार्ट पर अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है तो ये समझ लीजिए कि जो टारगेट्स हैं हमारे वो अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो एक टीम की तरह काम करना है, एक टीम स्पिरिट हमको बनानी है वर्कर्स के अंदर, जिससे कि लोग मिल करके वो काम करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के जो हेनरी फ्यूल ने दिए हैं, ठीक है। इससे आगे का पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।